इंडिया में किसी एक स्टेट की पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बॉलीवुड मूवी बन सकती है तो वो है वेस्ट बंगाल। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर हैं जो एक लव हेट रिलेशनशिप शेयर करते हैं। स्पीड ब्रेकर दीदी को हटाने के लिए आपको अपने चौकीदार को और मजबूत करना है। ये ममता दीदी साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। इसमें एक्शन है, पोल बूथ कैप्चर और वायलेंस बंगाल की राजनीति में बहुत आम बात है। इसमें ड्रामा है। दीदी शायद अकेली पॉलिटिकल लीडर है इंडिया में जो अमित शाह को किसी चीज के लिए रिजेक्ट कर सकती है। और इस कहानी में कॉमेडी है। बीजेपी कैंडिडेट शांतनु ठाकुर के लिए योगी आदित्यनाथ यूपी से बंगाल आए उनकी कैंपेनिंग के लिए, पर ठाकुर जी अपनी ही रैली में मौजूद नहीं थे क्योंकि अपेरेंटली उनका पेट खराब था। और सोशल मीडिया में तो ये रूमर्स फैलने लग गई कि शांतनु ठाकुर को 10 करोड़ रुपए दिए गए थे अपनी ही रैली अटेंड ना करने के लिए। पर इस बात को रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने कई चीजें करी, इंक्लूडिंग अपने डॉक्टर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाना जिसमें उन्होंने अपने लूज मोशन के प्रिस्क्रिप्शंस दिखाए। अगर आपने हमारा यूपी का वीडियो देखा तो आपको शायद रियलाइज होगा कि उधर बीजेपी का हैवी लॉस हो सकता है महागठबंधन की वजह से। इसीलिए वो अब दूसरे एरियाज पर फोकस कर रहे हैं जैसे उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पर बीजेपी के लिए शायद सबसे क्रूशियल इलेक्शन फाइट होने वाली है वेस्ट बंगाल में, जो थर्ड हाईएस्ट एमपीज भेजती है लोकसभा में और जहां दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ऐसे लीडर्स जो जीतने के लिए किसी भी इशू पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और इस डिमांडिंग एटीट्यूड का एक उदाहरण है ममता बनर्जी का एक इलेक्शन स्लोगन 42/42, यानी कि वो चाहती हैं हर सीट जीतना वेस्ट बंगाल के लोकसभा इलेक्शंस में। जबकि दूसरी तरफ अमित शाह ने अपनी टीम को टारगेट दिया है 23 आउट ऑफ 42 सीट जीतना। अब इन दो सिनारियोज में कौन सा ज्यादा संभव है और वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, ये हम डिस्कस करेंगे अगले कुछ मिनट्स में। जहां इंडिया की मोस्ट स्टेट्स में 2 वे या 3 वे फाइट होने वाली है, बंगाल में हमें 4 वे फाइट दिखेगी। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के बीच में। लेफ्ट फ्रंट में मेनली 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें से मेन पार्टी है सीपीआईएम। अब इन चारों पॉलिटिकल पार्टीज के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है। टीएमसी चाहती है कि वो बंगाल में उसी तरह रूल करे जैसे लेफ्ट फ्रंट ने किया था कई सालों तक। 2014 में टीएमसी 34 आउट ऑफ 42 सीट जीती थी और 2016 के स्टेट इलेक्शंस में 211 आउट ऑफ 294, और वो इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेफ्ट फ्रंट के लिए ये इलेक्शंस है सर्वाइवल के बारे में, बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में। कई साल से लेफ्ट फ्रंट ने केरला, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में डोमिनेट किया था, पर ममता बनर्जी ने 2011 में बंगाल में इस डोमिनेंस को 34 इयर्स के बाद एंड कर दिया था। और हाल ही में बीजेपी ने भी इस डोमिनेंस को हराया था त्रिपुरा में 25 इयर्स के बाद। अब लेफ्ट फ्रंट बस केरला में ही रूल कर रहा है और उनका मोराल जो है बहुत लो है। इसीलिए अगर लेफ्ट फ्रंट शायद इस इलेक्शन में 2 सीट्स ही जीत जाए, उनके लिए ये इलेक्शन बहुत अच्छे होंगे। जबकि कांग्रेस होप कर रही है कि वो मेन ऑपोजिशन पार्टी रहे बंगाल में टीएमसी के खिलाफ और वो बीजेपी को इस स्टेट से बाहर रख पाए ताकि वो कुछ सीट जीत ले जो उनको हेल्प करे 23 मई को एक कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए। और बीजेपी के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला कि वो लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस को पीछे छोड़ना चाहते हैं ताकि वो बंगाल में कुछ सीट जीत पाए, क्योंकि हमें पता है कि शायद नॉर्थ इंडिया में कुछ सीट्स में उनका लॉस होगा। और दूसरा है कि वो 2021 स्टेट इलेक्शंस के लिए ग्राउंड वर्क ले करना चाहते हैं ताकि एज कम्पेयर टू 2016 उनका उन इलेक्शन में परफॉर्मेंस बेटर रहे। मोस्ट एनालिस्ट के हिसाब से बीजेपी अब मेन ऑपोजिशन पार्टी है बंगाल में। 2014 में उन्होंने बस 2 सीट जीती थी, पर 30 सीट्स में वो सेकंड आए थे और उनका 17% वोट शेयर बीजेपी के हिस्ट्री में बंगाल में हाईएस्ट था। बीजेपी की बंगाल में ग्रोथ का प्रूफ हमने देखा 2017 असेंबली बाईपोल में, जब वो टीएमसी के बाद सेकंड आए थे। और रीसेंट पंचायत इलेक्शंस में भी बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। बीजेपी के राइज के पीछे मेन कारण रहा है लेफ्ट फ्रंट की गिरती पॉपुलैरिटी, जो हम इन ग्राफ्स में देख सकते हैं। 2009 और 2014 को कंपेयर करोगे तो जैसे ही लेफ्ट फ्रंट का वोट शेयर गिरा है, उसी तरह बीजेपी का वोट शेयर इंक्रीज हुआ है। और इस पॉपुलैरिटी को हम रीसेंट पीएम मोदी की रैलीज में भी देख सकते हैं, जैसे ये फोटो। और बीजेपी ने बंगाल में ग्रो होने के लिए एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी भी यूज करी है, जो उन्होंने सक्सेसफुली यूज करी थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई स्टेट इलेक्शंस के लिए। और वो स्ट्रैटेजी है कि नए पॉलिटिकल लीडर्स को टिकट देना उनको ग्रो करने से फास्टर है कि वो ऑपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट्स को टिकट दे। इसीलिए बीजेपी के कैंडिडेट्स कई एक्स टीएमसी और सीपीआईएम लीडर्स रहे हैं, इंक्लूडिंग मुकुल रॉय, जो एक टाइम पर ममता बनर्जी के राइट हैंड मैन हुए करते थे
और अब बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि लेफ्ट और कांग्रेस के डिक्लाइन की वजह से बस बीजेपी का ही फायदा नहीं होगा, इससे टीएमसी का भी फायदा होगा। अब जैसे लेफ्ट और कांग्रेस एक अलायंस की टॉक्स में थे, पर ये टॉक्स फेल हो गई क्योंकि वो सीट शेयरिंग के लिए अग्री नहीं कर पाए। अब इससे दोनों टीएमसी और बीजेपी का फायदा होगा। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इंडियन वोटर बहुत स्मार्ट है, वो बस उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट करना चाहता है जिनकी जीतने की एक चांस होती है। अब अगर लेफ्ट और कांग्रेस का एक थर्ड फ्रंट बन जाता तो शायद कुछ वोटर्स उनके लिए वोट करते, पर इंडिविजुअल पार्टीज के लिए उनकी कम चांस है, इसलिए लेफ्ट और कांग्रेस का वोट शेयर कम हो जाएगा और ये वोट शेयर ट्रांसलेट होकर बढ़ जाएगा टीएमसी का और बीजेपी का। तो जो एंटी टीएमसी हिंदू वोट्स हैं वो चले जाएंगे लेफ्ट और कांग्रेस से बीजेपी के पास, और जो एंटी बीजेपी मुस्लिम वोट्स हैं वो चले जाएंगे लेफ्ट और कांग्रेस से टीएमसी के पास। इसका प्रूफ हमने देखा था 2018 बाईपोल में, जहां टीएमसी और बीजेपी दोनों का वोट शेयर बढ़ गया था 25%, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का टोटल वोट शेयर घट गया था 24%। इसीलिए आप ममता बनर्जी के बयानों में भी देखोगे तो वो कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं। उन्होंने तो कांग्रेस को कहा कि वो आरएसएस से सपोर्ट ले रही हैं क्योंकि वो एंटी बीजेपी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहती हैं। इंडियन वोटर की तरह इंडियन पॉलिटिशियंस भी उन्हीं पार्टीज के लिए लड़ना चाहते हैं जिनकी जीतने की एक चांस है। इसीलिए अब कई कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है, जैसे मौसम नूर जो अब टीएमसी की कैंडिडेट है। इसी पलटवार की वजह से अब बीजेपी और टीएमसी डोमिनेंट प्लेयर्स है बंगाल की पॉलिटिक्स में। एंटी टीएमसी वोट्स कंसोलिडेट करने के लिए बीजेपी का मेन हथियार रहा है हिंदू मुस्लिम मुद्दा। उनका मैसेज ये है कि टीएमसी मुस्लिम्स की पार्टी है और हिंदूज को बस बीजेपी ही प्रोटेक्ट कर सकती है। बंगाल में क्लोज टू 30% पॉपुलेशन मुस्लिम्स है। इसका मतलब है कि बीजेपी बस 70% लोगों के वोट्स के लिए ही लड़ सकती है, पर इसका मतलब ये भी है कि बीजेपी इधर हिंदू मुस्लिम कार्ड बहुत इजीली खेल सकती है। इसीलिए जब अमित शाह कहते हैं कि वो बाहर के लोगों को बे ऑफ बंगाल में फेंक देंगे, या फिर एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए सपोर्ट दिखाते हैं, या फिर जब उन्होंने बयान दिया कि दीदी दुर्गा और सरस्वती पूजा में इंटरफेयर कर रही है, वो इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हिंदू मुस्लिम मुद्दे की वजह से बीजेपी का फायदा होगा नॉर्थ बंगाल की कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जैसे जलपाईगुड़ी, रायगंज और दार्जिलिंग, जहां 20% पॉपुलेशन हिंदू रेफ्यूजीज है बांग्लादेश से, जिनको सिटीजनशिप मिलेगी इन बिल्स की वजह से, और 30% पॉपुलेशन है मुस्लिम रेफ्यूजीज बांग्लादेश से, जिनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा इन बिल्स की वजह से। और जैसे हमने पहले बताया कि लेफ्ट और कांग्रेस के अलायंस में ना होने की वजह से इसमें बीजेपी और टीएमसी का बहुत फायदा है। अब जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम डोमिनेटेड रहे हैं, पर इसके बावजूद इधर कांग्रेस का दबदबा रहा है, ना कि टीएमसी का। पर अब जब अलायंस नहीं है, टीएमसी मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट कर पाएगी और इन एरियाज में कांग्रेस की बजाय अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर पाएगी, जबकि बीजेपी हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। और इसका एविडेंस हमने कहीं ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी देखा है। जैसे स्क्रोल ने एक केमिस्ट का इंटरव्यू लिया मुर्शिदाबाद में, जिन्होंने कहा कि हर हिंदू बीजेपी के लिए ही वोट करेगा, चाहे वो पहले कांग्रेस के लिए करता हो या लेफ्ट के लिए। अब शॉर्ट टर्म में इस सिचुएशन की वजह से टीएमसी और बीजेपी का फायदा जरूर होगा, पर लॉन्ग टर्म में बंगाली सोसाइटी का ही इससे नुकसान होगा। क्योंकि अगर हम एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की माने तो जब डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट करने लग जाते हैं, उससे कम्युनल वायलेंस की संभावना और बढ़ जाती है। बंगाल में कई लोग बीजेपी के लिए वोट करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो मोदी जी के फैन हैं या उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो टीएमसी की गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं और उनको एक सबक सिखाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये गुंडागर्दी हमने देखी थी लास्ट ईयर के पंचायत इलेक्शन में, जहां बीजेपी के हिसाब से उनके 52 वर्कर्स मारे गए थे। कई पॉलिटिकल पार्टीज तो टीएमसी के अगेंस्ट कैंडिडेट्स भी खड़े नहीं कर पाए थे और टीएमसी 34% सीट्स अनकंटेस्टेड जीत गई थी। मतलब उन सीट्स में बस टीएमसी कैंडिडेट ही खड़े हुए और कोई कैंडिडेट खड़े ही नहीं हुए। एक न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से तो बीजेपी वर्कर्स को वोट भी करने नहीं दिया था और उनको एक बिल्डिंग में बंद कर दिया था वोटिंग के दौरान। टीएमसी पोल बूथ कैप्चर और वायलेंस इसलिए यूज करते हैं ताकि इन चीजों के डर से और लोग दूसरे पार्टी के कैंडिडेट ज्वाइन ही ना करें। और कई जगहों में बंगाल में तो लोग इतने डरे हुए हैं कि वो पॉलिटिक्स के बारे में ओपनली बात ही नहीं करते। टीएमसी के डोमिनेशन के पीछे है उनका लोकल लेवल पर हर यूनियन पर दबदबा, चाहे ऑटो वाले हो, रिक्शा वाले हो या फैक्ट्री वर्कर हो, हर यूनियन पर टीएमसी की डोमिनेशन है। और इसी वजह से कोई भी इलेक्शन हो और कोई भी बूथ हो, टीएमसी उस बूथ को मैनेज कर सकती है अपने लोगों की वजह से।
जबकि बीजेपी के पास इतनी मैन पावर ही नहीं है, बस वो 60% बूथ को ही मैनेज कर सकती है। इस डर की वजह से ही इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस बढ़ा दी हैं और उन्होंने ये इलेक्शन बंगाल का 7 फेजेस के दौरान करवाया है, क्योंकि उनके हिसाब से लोगों का स्टेट मशीनरी पर विश्वास ही नहीं है। इसके अलावा कई लोग टीएमसी के करप्शन से भी परेशान हैं। टीएमसी का नाम कई बड़े स्कैमों में न्यूज हेडलाइंस में आया था, जैसे चिट फंड स्कैम या फिर स्टिंग ऑपरेशन। पर बीजेपी करप्शन को एक बड़ा मुद्दा नहीं बना पाई, क्योंकि जो चिट फंड के प्राइम अक्यूज थे, जो पहले टीएमसी के लीडर होते थे, अब बीजेपी के ही स्टेट प्रेसिडेंट हैं। इन बड़े स्कैम्स के अलावा लोग विलेज लेवल में ब्राइबरी से भी परेशान हैं। कई न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज यूज करने के लिए टीएमसी के लोकल लीडर को घूस देनी पड़ती है। पर टीएमसी के कोर सपोर्टर्स के हिसाब से उनकी पार्टी ने गरीब लोगों के लिए बहुत काम किया है, जैसे लड़कियों को पढ़ाने के लिए कन्याश्री स्कीम या फिर कृषक बंधु प्लान, जहां किसानों को हर एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपए दिए गए थे, या फिर साबुत साथी स्कीम, जहां क्लास 9 और 12 स्टूडेंट्स को साइकिल्स दी गई। पर हमें ये देखना होगा कि क्या लोग इन स्कीम्स की वजह से टीएमसी को वोट देंगे या फिर उनकी एलिजेड करप्शन और वायलेंस जो हमने देखा था पंचायत इलेक्शंस में, उसकी वजह से किसी और पार्टी को वोट देंगे। जैसे हमने पहले कहा कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे की वजह से बीजेपी नॉर्थ बंगाल को टारगेट कर रही है और वो होप कर रहे हैं कि उधर की 8 सीट्स में से वो 6 जीत जाएंगे। इनमें से 2 हैं जैसे बालरघाट और मालदा उत्तर, जो हिंदू डोमिनेटेड हैं और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। इसके साथ हाई चांस है कि बीजेपी दार्जिलिंग सीट भी जीत जाए गोरखा प्राइड की वजह से। 2014 में बीजेपी ने 2 सीट्स ही जीती थी, जिसमें से एक थी दार्जिलिंग। मोस्ट लोग मानते हैं कि बीजेपी का बंगाल में वोट शेयर जरूर इंक्रीज होगा, पर ये वोट शेयर सीट शेयर में ट्रांसलेट होगा या नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलेगा कि किसी नई पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री होना बंगाल में बहुत मुश्किल रहा है, और लेफ्ट के दौर में और अब टीएमसी के दौर में ये दोनों पार्टीज बहुत ही डोमिनेंट रही हैं। इसीलिए शायद कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि बीजेपी इन इलेक्शंस में बस 5 से 7 सीट्स ही जीत पाएगी, जबकि कांग्रेस के लिए प्रेडिक्शन थोड़ी उल्टी है। वो शायद सीट्स इतनी ना जीत पाए, पर उनका वोट शेयर फिर भी सिग्निफिकेंट रहेगा। इसकी एक वजह यह है लेगेसी वोट्स। जो भी ओल्ड लोग हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो सालों साल से कांग्रेस के लिए वोट करते हैं, वो अभी भी कांग्रेस के लिए ही वोट करेंगे। इसका एविडेंस हमने देखा था राहुल गांधी की रैली में, जो बहुत ही क्राउडेड थी और उनके आने से पहले उधर थोड़ी भगदड़ भी मच गई थी। लेफ्ट की हालत तो कांग्रेस से भी खराब है। शायद कई लेफ्ट लीडर्स खुद ही सरप्राइज ना हो अगर वो कोई भी सीट ना जीत पाए इन इलेक्शंस में। दोस्तों, ये था हमारा 3rd वीडियो इस इलेक्शन सीरीज का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारे और 2 इलेक्शन पे वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर रेकमेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।